आज आपको रेलवे ग्रुप डी के जो 2022 में 18 तारीख 8वां महीना 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा मैथ का, और जो मुश्किल प्रश्न रहेंगे वही मैथ मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न में करा देखिए, और जो मैथ के प्रश्न होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर का लैंग्वेज होते हैं वो थोड़ा सा हट के होता है, जो टीचर लोग बताते हैं। करा किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य 5,000 रुपया से 2,000 रुपया कम है। अब देखिए ऐसा लैंग्वेज आपको किसी के बुक में नहीं मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर का बनाएगा वही बच्चे इस सबको एग्ज़ाम में फाइट कर सकते हैं। करा कि 5,000 रुपया से 2,000 रुपया कम है, मतलब क्रयमूल्य की जो बात कर रही है कि जो वस्तु का क्रयमूल्य होना चाहिए 5,000 रुपया से 2,000 रुपया कम है। इसका मतलब फाइनल जो क्रयमूल्य है वो कितना रुपया है? 3,000 रुपया है, ये कहना चाह रहा था। उसके बाद में करा डीलर इस पर 10% की छूट देता। अच्छा बताइए, डीलर अगर इस पर 10% की छूट देगा, अब कहिएगा सर कि छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, लेकिन अगर प्रश्न में कह दिया जाए कि छूट जो है वो क्रय मूल्य पर है तो क्रय मूल्य पर मानिएगा। कह देगा कि विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य पर आपको मानना पड़ेगा प्रश्न के हिसाब से। लेकिन जो छूट मिलता है वो हमेशा मिलता है अंकित मूल्य पर। लेकिन यहाँ प्रश्न में ही कह रहा है कि इस पर 10% छूट दिया जाए क्रय मूल्य पर, तो दे देंगे हम लोग। इसका 10% कितना रुपया होगा? 300 रुपया होगा। एक अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो 10% निकलता। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो 1% निकलता। अब यहाँ पर अगर घटाएंगे, छूट देगा, माइनस करेंगे 300 तो कितना बचेगा? 2700। अब ये विक्रय मूल्य 2700 रुपये होना चाहिए 10% छूट देने के बाद में, लेकिन यहाँ से भी क्या कहा जरा सुनिएगा। और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य सीपी पर 5% की छूट देता। फिर कह रहा है कि फिर हम इस पर 5% की छूट देंगे, फिर दे दीजिए। अब बताइए इसका 5% निकालेंगे तो कितना होंगे? 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाइए तो 27 रुपया। 1% हो गया, 5% 27 बचे कितना होता है? 135। अब बिल्कुल इसमें 135 माइनस कर दीजिए तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 में से 1 जाएगा 5 और कितना 2, यानी 2525 रुपया जो होंगे वो फाइनल में क्या होंगे? इसका विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपको डी ऑप्शन में है, 2565 रुपया। तो बस सवाल में कुछ नहीं है। आपको इसमें क्या पता चला? नए नए लैंग्वेज आपको पता चला कि क्रय मूल्य पर भी इसमें छूट दिया जा रहा है। पहले क्रय मूल्य 5,000 ना बोल करके इसमें डायरेक्ट आपको 2,000 माइनस कर रहा। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेंगे कि मैथ का लैंग्वेज किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है करा कि ए है जो 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता। मतलब एक व्यक्ति है जो 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता। अच्छा बताइए, ये 100 अंडे 4 मिनट में अगर गिनेगा तो इसका क्षमता कितना होगा? 100 बटा कितना होगा? 4 से भागा देंगे तो कितना होगा? 25 अंडे प्रति मिनट होगा। एक की जो क्षमता होंगे वो 25 अंडे प्रति मिनट होंगे। अगला लैंग्वेज में लिखा जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता। लेकिन बी का अगर हम क्षमता निकालेंगे उतने ही अंडे 100 और ये 5 मिनट में, तो 5 20 बचे कितना होंगे? 100, यानी 20 अंडे प्रति मिनट ही गिनेगा। अब आगे क्या कहा? यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा? अब दोनों मिलाएगा तो बताइए 450 अंडे है और दोनों की क्षमता अगर हम करेंगे तो 25 और 20 कितना होगा? 45 होगा। बस इसका काट करेंगे तो 45 दहा के 450, इसका मतलब 10 मिनट का समय लगेगा अगर दोनों मिल करके काम करता है तो इसका आंसर जो होंगे 10 मिनट होंगे, जो ऑप्शन नंबर का डी में। देखिए ये लैंग्वेज क्या आपको लगता है कि क्या किसी के टीचर में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे जब तक आप प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं देखिएगा। सवाल में कुछ नहीं रहता, बस लैंग्वेज इसका अलग रहते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में करा यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है। ऐसे सवाल तो मिल जाएंगे, ये सवाल मिल जाएंगे आपको किसी टीचर के पास में। 3 संख्या है 5, 6 और 8 के अनुपात में। यदि उनके वर्गों का योग 1250 है। वर्गों का योग का मतलब कह रहा कि इसको वर्ग करिए तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और ये सबको जोड़िए तो बताइए 6 4 10 और 5 कितना होगा? 15, 6 3 9 और 2 11 कितना होगा? 12। अब बताइए वर्गों का योग करिएगा तो जब किसी भी रेशियो को वर्ग करते हैं ना, गुना करते हैं 2 संख्याओं को,
मतलब वर्ग कहने का मतलब दो संख्या ना गुना होगा, जैसे ए गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। तो जब दो संख्याओं का गुना होता है तो अंडर रूट चढ़ता है। अब 125 में अगर हम इससे भागा देंगे तो कितना आ गया 10, यानी रूट अंडर कितना आ गया 10। अगर हमें पहली संख्या निकालना तो बताइए कितना होगा 5 रूट 10। दूसरी संख्या निकालना, उसके बाद में पूछा क्या, पूछा बताइए उन संख्याओं का गुणनफल क्या, मतलब तीनों का गुणनफल पूछा। तो बताइए रूट 10 तो तीनों में आएगा। तो पहले रूट 10 को अगर हम गुना करेंगे तीनों को तो कितना होगा 100 रूट 10 करिएगा ना, इसमें भी रूट 10 इसमें भी रूट 10, तो रूट 10 गुने रूट 10 करेंगे तो बताइए कितना होगा 10 आएगा और फिर रूट 10 रहेगा। इसके बाद में इस संख्या का गुना करिए, 8 × 5 = 40 छके कितना 240। अब बस इसी को गुना कर दीजिए तो कितना होंगे 2400 रूट कितना होंगे 10 होंगे, जो इस सवाल का आंसर होंगे। अरे बाबू रूट 10 इसमें गुना करेंगे तो 5 रूट 10, 6 रूट 10, 8 रूट 10, तीनों संख्या निकल गया, फिर तीनों को गुना करेंगे तो यही आंसर आएगा। आप गुना करके देख लीजिए। आगे चलें, इसका आंसर कितना होंगे 2400 रूट 10 होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ, ये सवाल आपको मिल जाएंगे सभी टीचर के में मिल जाएंगे, रेशियो वाले में चैप्टर में। अगला कह रहा है कि देखिए मतलब जो सवाल लिखा हुआ एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। कह रहा है यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। दो समानांतर रेखा, मान लेते हैं कि ये दोनों समानांतर रेखा ए है और कौन सा बी है। इसका तिर्यक रेखा कौन काटता है, एल और एम। मान लेते हैं कि एल और एम इसका तिर्यक रेखा। अब इसमें आपको फिगर नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पर समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतः कोणों का योग क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब इस तरह से इसमें लैंग्वेज लिखेगा आपको। पहला मैं कह रहा है कि अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा। सही नहीं वाला करा। पहला में करा शीर्षाभिमुख कोण युग्म कोणों के माप के समान होता है, बिल्कुल सही है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, समूह कोण संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन एकांतर यानी अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। अगर इतना चीज़ याद है तो फिर बन जाएंगे। अब इसमें देखिए ये सब अगर लिखा हुआ रहेगा तो सही होगा, बाकी गलत होंगे। तो पहला तो सही है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। तिर्यक रेखा के एक और अंतः कोणों का जो कोणों का माप होता है वो समान होता है, नहीं। अंतः कोणों का माप क्या होता है, 180 डिग्री होते हैं। तो यही चीज़ क्या है, गलत है। वो कारा बराबर होता है, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। सी वाला पढ़ लेते हैं। संगत कोण माप के समान होते हैं, बिल्कुल संगत कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो अगर इतना चीज़ याद रखते हैं तो इससे जो सवाल पूछा गया वो बिल्कुल बन जाएंगे, और एक कॉन्सेप्ट से था। तो आपको किसी भी अगर कहा जाए कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का 180 डिग्री। अब कहेगा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब आमने सामने का कोण। जब ऐसा रहेगा जैसे ये आमने सामने का कोण है शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण है। एकांतर कोण होता है जैसे ये है और ये एकांतर है। इसके बाद में इधर का एकांतर है। संगत कोण होता है तो संगत कोण ई वाला ई ऊपर वाला ए और ऊपर वाला ए संगत कोण है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। अंतः कोण, तो अंतः कोण जो होते हैं एक ही ओर का होता है, ए वाले और ए वाले क्या अंतः कोण है, और इसका सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इतना चीज़ें आपको अगर ध्यान में है तो फिर सवाल इससे पूछे जाएंगे तो बन जाएंगे। आगे बढ़े। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल फिगर से है और बहुत ही अच्छे सवाल है, अब बना के देखिएगा। दी गई आकृति में ए बी समानांतर क्यू पी है। अब ऐसे सवाल देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं। उसके बाद में कह रहा है ए बी का जो मान है x है और पी क्यू का मान x + 10 है, आर बी का मान x/2 है, बी पी का मान x + 1 है। तो पी क्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है। फिगर पहले बना लेते हैं, इसमें फिगर दिया हुआ, नहीं तो फिगर देखते के साथ में बच्चे क्या होते हैं, छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। ये है यहाँ पर, और इसके बाद में ऐसे किया हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर R है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। उसके बाद में यहाँ पर क्या B है और यहाँ पर A है। और ये समानांतर का दिया हुआ, ऐसे इससे घबराइएगा नहीं, ये समानांतर का डिजाइन दिया हुआ, इससे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मान है x y कितना 2 है,
यहाँ पर x प्लस 1 दिया हुआ और इसका जो मान दिया हुआ x प्लस 10 दिया हुआ और इसका मान कितना दिया हुआ, इसका मान x दिया हुआ। देखिए ऐसे सवालों में क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ए वाले त्रिभुज है और जो बड़ा त्रिभुज है ना, ये समरूप होते हैं क्योंकि इसमें एंगल क्या होंगे, ये दोनों समानांतर है तो इसमें ए लगेगा रूल, मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर इसमें देखिए ए समानांतर है, तिर्यक रेखा काटेंगे तो सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे और इसमें जो रूल लगेगा समरूपता का, एंगल 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 लगेगा। लेकिन इतना चीज़ आपको नहीं करना, सीधा याद रखना इसमें थेल्स थ्योरम के हिसाब से आपको क्या रखना, थेल्स थ्योरम में कि आपको क्या करना कि थेल्स थ्योरम में एक रूल याद रखना, बस हम जो बताते हैं उसको याद रखिएगा, छोटका बटा बड़का। क्या याद रखिएगा, छोटका बटा बड़का, बस आपको ये ध्यान रखना, छोटका बटा बड़का इधर भी और छोटका बटा बड़का इधर भी। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो बस आपके बन जाएंगे सवाल, छोटका बटा बड़का, छोटका बटा बड़का, बाकी कुछ नहीं सोचना। मतलब ए ट्रायंगल में और ई वाले बड़े ट्रायंगल में, तो इसमें बताइए छोटका कौन है, ई x है तो बस x लिख दीजिए, बड़ा कौन है x प्लस 10 है तो x प्लस 10 लिख दीजिए। अब इधर से चलिए, इसमें छोटका कौन है, x/2 है, इसमें बड़ा कौन है तो ए वाले और ए वाले मिला के होगा बड़ा ना, अरे छोटका ये हुआ तो बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक ना बड़ा ट्रायंगल में होगा। तो बताइए x/2 और x प्लस 1 जोड़ देंगे, x/2 और x प्लस 1 जोड़ देंगे, बस इसी को सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। ये बताइए दो एलसीएम लेंगे, नीचे दो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 हो जाएंगे और ये 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बचेगा x बटा x प्लस 10 बचेगा और बराबर जो बचेंगे x बटा 2x प्लस 3 बचेंगे ना, हाँ 3x प्लस 2 बचेंगे, कितना 3x प्लस 2 बचेगा। सोल्व करिए, x कट जाएगा, तिरछा तिरछे गुना करिए, 3x प्लस 2 बराबर x प्लस क्या होंगे 10 होंगे, यानी यहाँ पर 2x का जो मान आएगा 8 और 2 चौके कितना 8, x बराबर कितना होंगे 4, इस सवाल का आंसर होंगे। आपसे पूछा गया किसका मान, सॉरी x बराबर 4 आया, लेकिन पूछा गया मान किसका है, पूछा गया मान PQ का, P और Q का, सॉरी इसका मान पूछा गया। तो x प्लस 10 है तो x प्लस 10 लिखेंगे और x का मान 4 प्लस 10 करेंगे तो कितना होगा 14, इस सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। बहुत ही अच्छे सवाल थे। कभी भी अगर ऐसा सवाल दिखाई दे, आप ऐसा सवाल पढ़े होंगे, त्रिभुज तिरछा है, अगर ऐसा सवाल आप पढ़े होंगे ABCD करके ऐसा पढ़े होंगे, ये थेल्स थ्योरम में आपको याद रखना, छोटका बटा बड़का, छोटका बटा बड़का मतलब छोटा ट्रायंगल और फिर बड़ा ट्रायंगल। तो बताइए इसमें छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ए है, तो छोटका कौन है x और x प्लस 10, x बटा x प्लस 10, ये छोटका बटा बड़ा का, फिर छोटका और बटा बड़ा का। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो आपको जो भी सवाल पूछे गए इसमें x का मान वो बन जाएंगे। आगे बढ़े, और नहीं तो इसको फिर समरूप करके भी बना सकते हैं, एंगल 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 से। तो मैं आपको बताया ना कि एंगल एंगल से क्या होंगे, समरूप होंगे। सारी चीज़ यहाँ पर नहीं बता सकते ना, सोल्यूशन है ना। अगला है, देखिए अगला जो सवाल पूछा गया, अब देखिए कितने बच्चे कहते हैं कि ऐसे सवाल पूछते ही नहीं है। अब देखिए इसमें पूछ दिया गया, करा शीर्ष जो है एक 4 को शीर्ष दिए हुए, इससे बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूछा गया। अब ऐसे सवाल कहते हैं कि ऐसे पूछते ही नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर A मान लेते हैं, A B है और A C है और कौन सा A D है। शीर्ष A का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, शीर्ष A का 0,-2, 0, कितना है 0,-2 है। B का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2,1 दिया हुआ है। उसके बाद में C का जो मान दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ, और D का मान -2, क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ। इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि बताइए ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होंगे, ABCD का चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल बताइए क्या होंगे। अब देखिए ऐसे में क्या करना है कि इस त्रिभुज एक चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटना है, कहीं से भी विकर्ण से मिला के, चाहे इधर से मिलाइए या इधर से मिलाइए, कहीं से मिलाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर से भी मिलाते तब भी 2 भागों में बढ़ जाते। अभी 2 ट्रायंगल हो गया, अब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का जोड़ देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, चतुर्भुज का। लेकिन बताइए ये जो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तक नहीं याद रहेगा तो क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपको इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1/2 होते हैं, और उसके बाद में x1 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस क्या होते हैं y2 होते हैं। अगर ये वाले फॉर्मूले आपको याद है तो ये सवाल क्या होंगे, फिर बन जाएंगे। फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1/2 बाहर रखता है, x1
बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू। इसको हम याद रखें 123, 231 और 312 से। मतलब ये 123 है, ये जो पहला जो अंक है वो x1 का काम करेगा, ये भी x2 का काम करेगा, ये x3 का काम करेगा। और ये जो दोनों होते हैं बाई वन बाई का काम करते हैं, तो बाई टू माइनस क्या होंगे बाई थ्री, ये क्या होंगे बाई थ्री माइनस बाई वन, और ये क्या होंगे बाई वन माइनस बाई टू। यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ 123, 231, 312, 123, 231, 312। अब इस सवाल को यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएंगे। कितना इसमें ट्रिक लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ट्रिक टीचर को याद रहते हैं, हमेशा आपको याद नहीं रहेंगे। यही आपको हमेशा काम देगा जब एग्जाम में रहिएगा, तो नहीं तो ट्रिक आपको काम नहीं देंगे। ये फॉर्मूले आपको अगर हमेशा याद रहेगा तो फिर बन जाएंगे। अब कहेंगे सर x1 बाई वन कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए इस ट्रायंगल को आप चलना चाहते हैं कि सर इस ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो ये x1 बाई वन होगा, x2 बाई टू होगा, x3 बाई थ्री होगा, ये तो इसका निकल जाएगा। फिर इस ट्रायंगल में चलिएगा तो x1 बाई वन कर दीजिएगा, x2 बाई टू कर दीजिएगा, x3 बाई थ्री। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा सर हम यहाँ से x1 बाई वन मानेंगे, x2 बाई टू मानेंगे, x3 बाई थ्री मानेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी मानिए, आंसर सबका सेम आएंगे। इस फॉर्मूले को लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका क्या आएंगे आंसर आएंगे। अब देखिए इतने ऐसे सवाल कहते हैं कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। निश्चित है आपको रेलवे का कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, एनटीपीसी का दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, टेक्नीशियन का दीजिए, एएलपी का दीजिए, इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। आपको थेल्स थ्योरम से पूछेगा ही पूछेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछेगा ही पूछेगा, द्विघात समीकरण से पूछेगा ही पूछेगा, निश्चित पूछेगा। अगला देखिए ना, द्विघात समीकरण का सवाल है, कितना बेजोड़ सवाल पूछा गया द्विघात समीकरण से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इसका कमेंट करिएगा आपका आंसर कितना आएंगे। जो कोऑर्डिनेट द्विघात समीकरण से एक सवाल आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छे सवाल है। कह रहा यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर क्या है जीरो है, और तो x के पक्ष में यदि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, इसका जो मूल दिया हुआ है इसका मूल कौन सा है, a और कौन सा है, b है। अब इससे कहता है कि इसका जो भी मूल आएंगे उसका 1/a प्लस 1/b है एक द्विघात समीकरण, और उसके बाद में मूल है तो x के पदों के द्विघात समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b और ab है। मतलब अगला जो द्विघात समीकरण निकालना है इसका मूल a बताया गया है, 1/a प्लस 1/b, एक मूल a हो गया, और दोनों को गुना करिए, दूसरा मूल हो गया। इससे आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण बताना, जबकि इस द्विघात समीकरण का मूल a और क्या है, b है। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि अल्फा और बीटा है, मान लीजिए a और b को अल्फा और बीटा कहिए, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होते हैं, माइनस b बटा क्या होते हैं, a होते हैं। लिख देते हैं फार्मूला भी, माइनस तो फार्मूला में b का मान कितना यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे, और a का मान कितना 1 है, यानी यहाँ से कितना आएगा -1। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, c/a होते हैं, यानी दोनों का गुना किया गया। अब c/a का मतलब c का मान कितना -2 और a का मान कितना 1, यहाँ से कितना आएंगे -2 आएंगे। यानी ये जो मान आ गया किसका आ गया, a प्लस b का, यहाँ पर a प्लस b था तो a प्लस b लिख देंगे, और इसका किसका आ गया, a गुने b का आ गया। अब यहाँ पर मान रखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो a b होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, a प्लस b होंगे, यानी b प्लस a होगा, यहाँ पर क्या होंगे, b प्लस a होगा। अब बताइए इसका मान आपको कितना दिया हुआ, इसका मान आपको दिया हुआ -1, अरे यही ना है -1, और नीचे ए बी का मान कितना है, ए बी का मान -2 है, इसको काट दीजिए, कितना आएंगे 1/2, यानी इसका मान आ गया 1/2। अब इसका निकालेंगे कितना होगा, ए बी का, मतलब इसका और इसका गुना करिए, ये दोनों का क्या करिए, गुना करिए, ए और बी को गुना करना है, ए और बी को क्या करना, गुना करना है। तो ए और बी को अगर गुना करिएगा तो बताइए ए और बी को गुना का तो मान डायरेक्ट आया हुआ कितना है, इसका मान डायरेक्ट आया हुआ -2 आया हुआ। अब आप निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण के जो सूत्र होते हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू क्या होते हैं, बीटा होते हैं। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, मतलब ये दोनों को जोड़े हैं तो कितना मान आया, 1/2 आया, तो 1/2 लिख दीजिए, और इंटू कितना एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, नहीं इसका मान कितना आया, अभी हो गया अल्फा, ई हो गया अल्फा का मान 1/2, और ई हो गया बीटा का मान कितना -2। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 1/2, और यहाँ पर 1/2 और कितना -2 लिखेंगे, माइनस कितना 2,
उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुना करेंगे, 1/2 और गुने कितना -2। ये तो ये सब कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ से अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 दूना 4 और 4 में से एक जाएगा 3, माइनस बचेगा ना, x² माइनस, और यहाँ पर बचेगा -3 बटा कितना 2, और यहाँ पर बचेगा -1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अभी 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x², क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है उसके नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए बटा में, 2x², ये माइनस माइनस 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर x था ना, x था 3x हो जाएंगे, और माइनस कितना 2 बराबर क्या होंगे 0, इसके बराबर 0 दे सकते हैं। अब नीचे एलसीएम लिए तो ये तो 0 हो जाएगा। यही इस सवाल का क्या होंगे आंसर होंगे, 2x² + 3x - 2, 2x² + 3x - 2, जो ऑप्शन नंबर का बी में दिया हुआ। अब देखिए ऐसे सवाल अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब रेलवे ग्रुप डी का आप एग्जाम निकाल सकते हैं, और एनटीपीसी में भी पूछता है, एएलबी भी पूछता है, सारे चीज़ में भी पूछा जाता है। द्विघात समीकरण से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। द्विघात समीकरण से जितने भी सारे सवाल बन सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना, तभी जाकर के आप पूरे मैथ बना पाइएगा। नहीं तो रेलवे ग्रुप डी में भी ऐसे ऐसे मैथ पूछते हैं जो आपसे नहीं बन पाएंगे। चलिए आज तक इतना ही रह देते हैं, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और जो भी सवाल एक शिफ्ट में मुश्किल होता है मैं वही सवाल बताता हूँ। और इसमें कोई भी शिफ्ट उठाइएगा तो लगभग 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं जो बनने लायक नहीं होते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सब सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, तभी आपको सवाल बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।